8th क्लास। आज साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आप लोग का साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इसके बारे में थोड़ा बहुत तो पहले पढ़ ही चुके हो, थोड़ा सा उसको और इम्प्रूव करना है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो इसमें आए हैं जिसके बारे में बहुत कुछ जानते हो। तो सबसे पहले हम लोग तो ये करेंगे, जैसे ये क्रॉप प्रोडक्शंस एंड मैनेजमेंट्स। अभी तक तो क्रॉप के बारे में हम जानते हैं, फसल सब जो खेत में उगाते हैं, किसान उगाते हैं, धान गेहूँ, ये सब तो इस एरिया में हो तो सब जानते हो कि कैसे खेती की जाती है, कैसे क्रॉप को प्रोडक्शंस किया जाता है क्रॉप का। किसी क्रॉप को वाटर बहुत चाहिए, किसी क्रॉप को वाटर कम चाहिए, डिफरेंट तरीके हैं जिससे वो ग्रो होते हैं। तो हमारे इंडिया में क्या है, डिफरेंट क्लाइमेट्स कंडीशन होते हैं, कहीं गर्मी है ज़्यादा, कहीं वर्षा है ज़्यादा, तो इन सब का इफ़ेक्ट होता है उस जगह पर। उस तरह की क्रॉप वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ क्लाइमेट जैसा है वैसा क्रॉप प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से क्लाइमेट के कंडीशन के हिसाब से यहाँ क्रॉप का भी प्रोडक्शंस होता है। सबसे पहले क्रॉप के बारे में हम लोग को ये पता करना है कि क्यों इसको अच्छी तरह मैनेज करके इसका प्रोडक्शंस करना ज़रूरी हुआ। तो आदमी क्या होते थे पहले, नोमैडिक, यानी घूमने फिरने वाले, घूमते रहना। उन लोग का कोई शेल्टर नहीं था, कोई ऐसा जगह नहीं था, जहाँ चल दिए वहाँ चलते जा रहे हैं और जो मिल गया अपना खा रहे हैं। जैसे प्लांट खाते थे, फ्रूट्स खाते थे। प्लांट, हम लोग तो खुद अपना भोजन बनाते नहीं हैं क्योंकि हेटेरोट्रॉफ हैं, और प्लांट अपना भोजन बना लेता है ऑटोट्रॉफ होने के कारण। तो हम लोग को क्या है, जब जैसे ह्यूमन हुए, जो बहुत एंशिएंट टाइम में जो ह्यूमन्स आए, तो उन लोग को भी खाना बनाने के लिए खुद तो बना नहीं पाते थे, किसी पे डिपेंड रहना है, प्लांट एनिमल्स पे। तो प्लांट्स शुरू में उनको समझ में नहीं आता था, तो कुछ फ्रूट्स खा लिए, कच्चे ही रॉ वेजिटेबल खा लेते थे, जहाँ जहाँ चलते चले गए, जो मिल गया खा लिए। धीरे धीरे वो उनका ब्रेन ग्रो होता गया, धीरे धीरे वो क्या किए, शिकार करना शुरू किए, हंटिंग करना शुरू किए। अब उसके बाद वो एनिमल्स को शिकार करके उसको भी खाना शुरू किए। धीरे धीरे कैसे पत्थर पे जला के उन लोगों ने आग को बनाया, आग देखा, तो उसके बाद उसमें अपना दिमाग लगाया कि हाँ भाई अब आग आ गया, अब आग को भी हम कैसे अच्छी तरह बनाएं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ज़रूरत थी वैसे वैसे उन लोगों ने हर चीज़ को बनाना शुरू किया। तो उसी तरह पहले तो नोमैडिक थे, घूमते फिरते रहते थे। धीरे धीरे उनका समझ बढ़ा, समझ में आया कि अब हम लोग कुछ बना सकते हैं, कुछ प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे कल्टीवेशन कर सकते हैं, कुछ अपना देखे कि ऐसे यहाँ पर लग जाता है तो ग्रो हो जाता है क्रॉप। तो इस तरह समझते समझते उन लोगों ने एक आइडिया बनाया कि जैसे क्रॉप को ग्रो करना सीख लिया, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। तो धीरे धीरे इसी में और भी ग्रो हुआ, और भी समझ बढ़ी, जिससे अपने इस क्रॉप प्रोडक्शंस के मैनेजमेंट को उन्होंने और अच्छा किया। और इस तरह आज हम लोग बहुत ही बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर इस क्रॉप का प्रोडक्शंस करने लगे हैं। तो अब पॉपुलेशन भी बढ़ गया, बहुत सारे पॉपुलेशन हो गया। अब इतने सारे पॉपुलेशन को भोजन देना है, वो खुद तो बनाएंगे नहीं, हम लोग प्लांट पर डिपेंड है। तो प्लांट उतना ग्रो करना होगा जैसे हमारे जो भी नीड्स है वो पूरे हो सके। जो फूड की नीड्स है, तो फूड तो चाहिए ही एनर्जी के लिए, सारे ये जो क्रॉप है प्रोड्यूस होते हैं। तो इसके लिए अच्छी तरह सबको मिल जाए, इतने बड़े पॉपुलेशन को मिल जाए, तो इसके लिए मैनेजमेंट करना ज़रूरी हुआ क्रॉप का, कि अच्छी तरह मैनेजमेंट करके अगर हम तैयार करते हैं तो काफ़ी संख्या में, बहुत ही बड़ी मात्रा में हमें इसका प्रोडक्शन मिलता है। तो इसके लिए नए नए चीज़ बने, बहुत सारे औजार बने, टूल्स बने, जिससे हमको बहुत ही इजी हो गया फार्मिंग करना। कहीं भी खेती हो या फसल निकालना हो तो उसके लिए बहुत सारे टूल्स आ गए जो हमें हेल्प करने लगे कि उसको जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छे
कम समय में हम अच्छी फसल को उगा सकें। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे उगाएं, क्या क्या ज़रूरत होती है, कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, कैसे तैयार किया जाता है, और इसको अच्छे से बनाने के लिए, अच्छे से तैयार करने के लिए क्या क्या किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसके बाद हम क्रॉप को पहले देखें, क्रॉप है क्या। ठीक है, ऐसा प्लांट जो एक ही लैंड पर, एक जगह बहुत ज़्यादा मात्रा में एक ही जगह एक ही प्रकार के प्लांट का जो ग्रोथ होता है बहुत लार्ज स्केल पर, तो उस तरह के प्लांट को क्रॉप कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ लिख दिए, व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, एक ही तरह के सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। क्लियर। तो इसमें कौन कौन से आ गए, जैसे अगर एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा संख्या में करते हैं, जैसे गेहूँ लगाते हैं, धान लगाते हैं, तो बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करके लगाते हैं कि काफ़ी मात्रा में उसका उत्पादन हो, तो उसमें बहुत सारे सीरियल्स आते हैं। तो कौन कौन से चीज़ आते हैं, सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, इन सब का हम प्रोडक्शन करते हैं। तो क्रॉप में सीरियल्स तो जानते ही हो, सीरियल्स में क्या आते हैं, जितने अनाज हैं सीरियल्स में, व्हीट हैं, राइस हैं, मेज़ हैं, ये सब आ जाते हैं। पल्सेस में कौन आते हैं, सारे प्रकार के दाल जो होते हैं वो पल्सेस में आते हैं, रहर, मसूर, ये सब जितने भी बीन्स सब आते हैं पल्सेस। वेजिटेबल्स में भी सारे वेजिटेबल्स आते हैं। तो इन सब का प्रोडक्शंस करने के लिए अब मैनेजमेंट करना है। अब ऐसे ही जाओ, अगर खेत में तुम जा रहे हो और सोच रहे हो कि अरे बीज फेंक दें और 2-3 दिन में जाके बड़ा हो जाएगा, काट दें, तो ऐसा तो नहीं होता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, कुछ तैयारी करनी पड़ती है कि पहले मिट्टी कैसा है उसको देखना है। ठीक है, तो इसके पहले मिट्टी क्या है उसका प्रिपरेशन करेंगे, तो उसके पहले हम लोग इसका पैटर्न जानना ज़रूरी है। पहले पैटर्न जान लें कि हमारे यहाँ पैटर्न कैसा है। जैसे हमारे यहाँ क्लाइमेट मिक्स है, ये नहीं है कि साल भर एक ही क्लाइमेट जाता है, होता है ना, जैसे समर आता है, फिर रेनी सीजन होता है, फिर विंटर सीजन आता है, इसी तरह ये रोटेशन चलता रहता है सीजन का। तो अकॉर्डिंग टू सीजन हम लोग क्रॉप को भी रोटेट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम क्रॉप लगाते हैं। जिस क्रॉप को वाटर चाहिए तो उसको रेनी सीजन में लगाते हैं, जिस क्रॉप को कम वाटर चाहिए तो उसको विंटर सीजन में लगाते हैं। तो इस तरह करके इसको 2 भाग में बांटा गया है। तो क्रॉप्स को 2 तरह से बांटा गया है। कौन कौन, ये भी तुम लोग जानते हो, खरीफ और रबी क्रॉप्स। 2 तरह का क्रॉप्स पढ़े हो, पिछले क्लास में ही पढ़े हो। तो खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। ठीक है, तो इसको लिख लेना, अच्छी तरह इसको समझना है। पैटर्न में 2 तरह का हो गया। अब खरीफ क्रॉप्स, ये क्या होता है, रेनी सीजन में होता है। ठीक है, रेनी सीजन में होता है। इसका यहाँ लिख दी हूँ कैसे, जून टू सितंबर, यानी जून जुलाई टू सितंबर अक्टूबर, ऐसे भी होता है। यहाँ इस जून से जुलाई में इसको लगाया जाता है, रोपा जाता है, और इस समय सितंबर से अक्टूबर में इसकी कटाई हो जाती है। ठीक है, तो ये रेनी सीजन में आता है। और इसमें कौन कौन सा क्रॉप्स जनरली आता है रेनी सीजन के लिए, तो हम लोग राइस को तुरंत ध्यान देते हैं। राइस को क्या है, बहुत सफिशिएंट वाटर की ज़रूरत होती है। तो रेनी सीजन में पूरी तरह डिपेंड है मानसून पर। हमारे एरिया में क्या है, मानसून पे सारे डिपेंड है। खासकर खरीफ क्रॉप्स जो होते हैं पूरी तरह मानसून पर डिपेंड है। अगर मानसून में बारिश नहीं हुई तो क्या होता है, हम लोग इरिगेशन करते हैं, एक्स्ट्रा वाटर को सप्लाई करते हैं, उसका बढ़ाते हैं, तब जाकर हमें ये क्रॉप मिलता है, नहीं तो क्रॉप खराब हो जाता है। ठीक है, उसका प्रोडक्शंस नहीं होता है। तो इसीलिए इसको रेनी सीजन में लगाया जाता है। पैडी हुए, मेज हुए, कॉटन, ग्राउंडनट और भी बहुत सारे हैं जो तुम्हारे बुक्स में है, उनका एक कलेक्शन करके नोट कर लेना कि खरीफ क्रॉप्स में कौन कौन से आते हैं, क्योंकि आगे एग्ज़ाम में कोई एक नाम दे के आपको पूछ सकता है कि ये खरीफ क्रॉप्स में आते हैं या रबी क्रॉप्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पढ़ना है ज़रूर। तो इसको खरीफ क्रॉप्स हो गया जून जुलाई टू सितंबर अक्टूबर, यहाँ जून टू सितंबर लिखी है। ठीक है,
और रबी क्रॉप्स का कब होता है प्रोडक्शंस? विंटर सीजन में होता है। इसका रेनी सीजन, इसका विंटर, टू अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर में लगाया जाता है, यानी अक्टूबर टू नवंबर लगता है, और मार्च से अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है, ठीक है, वो ग्रोन हो जाता है। तो विंटर सीजन क्रॉप्स कहलाता है ये, रेनी सीजन क्रॉप्स, या फिर इसको समर क्रॉप्स भी कहते हैं, समर सीजन का क्रॉप्स भी कह सकते हैं, और वो विंटर सीजन का। और उस सीजन में कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं? वीट, ग्राम, मस्टर्ड, पी एक्सेट्रा, और भी हैं बहुत सारे जो आपके बुक्स में दिए हैं, आप उसको देख लेंगे और एक रो बना के लिख लेंगे कि खरीफ क्रॉप्स में कौन आते हैं, रबी क्रॉप्स में कौन आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको याद कर लेना, ठीक है। और एक चीज़ है याद करने के लिए, जैसे सीज़न का अक्सर विंटर रेनी सीजन में कन्फ्यूजन हो जाता है, रबी क्रॉप कौन है, खरीफ क्रॉप्स में हमेशा कन्फ्यूजन होता है किसे याद करें। तो एक सिंबॉलिक मेथड है जो मैं बता रही हूँ, जिससे तुमको याद रहेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि रबी क्रॉप्स, वहाँ पर ROM मैंने लिखा है, ठीक है। R से रबी, रोम याद रखना, R अक्टूबर टू मार्च, R रबी, O अक्टूबर, M मार्च। एक सिंपल सा टेक्निक है याद करने के लिए, ROM रोम याद रखना है। रोम का मतलब R से रबी हो गया, अक्टूबर टू मार्च। ठीक इसी तरह यहाँ खरीफ में K जून टू सितंबर, JS, खरीफ का KJS और रोम याद रखना। रबी फसल में अक्टूबर टू मार्च आया और खरीफ में जून टू सितंबर आया, ठीक है, याद रहेगा। ये दो शॉर्ट फॉर्म से एक टेक्निक है जिससे तुमको हमेशा ब्रेन में याद रहेगा, तो खूब याद कर लेना इसको, तो इससे हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा पैटर्न, रबी में कौन आया, खरीफ में कौन आया। इसको बुक्स में तुम लोग पूरा डिटेल्स देख लेना, कौन कौन से जो भी क्रॉप्स हैं किस में आते हैं, किस टाइप के पैटर्न में उनका ग्रोन होता है, किस तरह से उनका कल्टीवेशन होता है, सब चीज़ क्लियर तुम्हारे बुक्स में भी है। अब जो हम पढ़ा रहे हैं आगे, तो उसमें है तुमको एग्रीकल्चर, जो जैसे एग्रीकल्चर होता क्या है। एग्रीकल्चर एक शब्द आता है जिसमें क्रॉप प्रोडक्शंस के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो उसमें एग्रीकल्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वर्ड है। तो एग्रीकल्चर में क्या होता है, ऐसा मेथड जहाँ फूड का प्रोडक्शंस बहुत अच्छी तरह किया जाए, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है। फूड का जो भी प्रोडक्शंस एक मेथड, अच्छे मेथड से बहुत ही अच्छी तरह किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर, क्लियर। तो एग्रीकल्चर शब्द के लिए यहाँ क्रॉप जैसे जाने वैसे एग्रीकल्चर को भी जानना है, ठीक है। अब जैसे इसमें बहुत सारे प्रयोग, जैसे वर्ड सब आएंगे, जैसे जैसे आएंगे तुमको बताएंगे, जिसको जानना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसे ये चीज़ तो हो गया, अब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के पहले एक चीज़ और हम लोग जानेंगे, जैसे हमारे यहाँ जो खेती होती है, जो भी क्रॉप प्रोडक्शंस होते हैं, तो कितने तरह से होते हैं, उसके प्रकार क्या हैं, किस तरह से हमारे यहाँ खेती की जाती है, तो इसको भी जानना है। जैसे फसल को जो लगाया जाता है, धान की फसल, गेहूं की फसल, तो एक खरीफ लगा, फिर उसके बाद रबी, उसके बाद फिर खरीफ, ऐसे करके फसल लगाते हैं हम बाड़ी बाड़ी से। तो ऐसे तो दो ही प्रकार के फसल होते हैं। तो अच्छे प्रोडक्शंस के लिए, अच्छे मुनाफा कमाने के लिए अगर हम ज़्यादा क्रॉप्स को लगाएं, ज़्यादा प्रोडक्शंस करें क्रॉप का, तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। हमारे यहाँ किसान को भी बहुत फ़ायदे होंगे। एक ही समय में एक ज़मीन में अगर दो तरह की फसल हम लगा लेते हैं, तो दो तरह का फसल हमें मिलता है एक साथ। तो जो जगह है उसी में, तो उसका एक पैटर्न, जैसे एक जगह में हम इस तरह का क्रॉप लगाएं जो सुविधा के अनुसार, उसमें जैसे दो तरह का लगाए तो उसमें एक को पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, एक को कम। अगर दोनों का एक ही टेंडेंसी होगा तब थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह हम यहाँ पर क्या किए, कल्टीवेशन में दिमाग लगा के ऐसे तरह से खेती किया गया कि मैक्सिमम प्रोडक्शंस हमको मिले। तो इस तरह से कुछ पैटर्न उन्होंने तरीका बनाया। तो उसमें पहला क्रॉपिंग का एक
तरीका हुआ मिक्स क्रॉपिंग, ठीक है। तो मिक्स क्रॉपिंग किया, जैसे एक ही लैंड पर, जैसे पहले हम लोग क्रॉप के बारे में बताए हैं, एक ही लैंड पर एक ही तरह के बहुत सारे जो भी प्लांट्स को ग्रो करते हैं एक प्रकार के, तो उसको क्रॉप कहते हैं। तो वहाँ पर हम लोग मिक्स क्रॉपिंग, एक ही तरह के नहीं, मिलाकर 2 या 2 से अधिक प्रकार के भी कुछ प्लांट्स उसमें हम सीड्स लगा दिए। एक ही ज़मीन पर, एक ही जगह पर, एक लैंड पे हम लोग 2 या 2 से 3 प्रकार के उसमें सीड्स डाल दिए और सब एक साथ इकट्ठे हुए। सबका नेचर अलग था, कोई थोड़ा सा अलग था, कुछ बड़ा था, कुछ छोटा था। तो इससे क्या हुआ, एक साथ हमें 2-3 क्रॉप्स मिल गए, 2-3 तरह के हमारे प्रोडक्शंस प्राप्त हुए। उससे हमको, हमारे यहाँ किसान को भी बहुत सारे मुनाफा मिलते हैं, बहुत सारे उनको फ़ायदे हुए। तो एक ही समय में समय का भी यूज़ हो गया, एक समय में इंतज़ार नहीं करना पड़ा कि ये फसल कटेगा फिर अगले फसल को हम लगाएंगे, तो एक साथ हमको हो गया, एक फ़ायदा हो गया। अब उसमें क्या हुआ कि जिसे 2 फसल को उगाना, जैसे अगर हम लगाए हैं, गेहूं लगाए हैं, तो उसके साथ मस्टर्ड को यूज कर लिए। मिक्स क्रॉपिंग में हम गेहूं के साथ साथ मस्टर्ड को यूज कर लिए, फिर ग्राउंडनट के साथ सनफ्लावर यूज कर लिए। इसका एक बना हुआ है तुम्हारे बुक्स में, उसको देख लेना कि कौन से मिक्स क्रॉपिंग में कौन कौन से फसल को एक साथ ग्रो किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा है इंटर क्रॉपिंग, ठीक है। तो इंटर क्रॉपिंग, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई लैंड है, तो उसमें एक रो एक तरह का फसल लगा दिया गया और दूसरे रो में दूसरे तरह का फसल लगाया गया, ठीक है। तो एक रो में अगर हम एक तरह का फसल है, मान लो कि ये सपोज करो कि इसको वाटर ज़्यादा चाहिए, अगर कोई पैडी फसल लगा दिए तो उस तरह का, अगर मेज़ लगा दिए तो उसमें एक रो में मेज़ लगा, तो दूसरे रो में क्या हुआ, हम ऐसे फसल को लगाएंगे जो थोड़ा वाटर कम चाहिए, जैसे दूसरे रो में सोयाबीन लगा दिए, ठीक है। तो मेज़ को ज़्यादा वाटर चाहिए और इसको कम, अगर दोनों को हम वाटर वाला लगाएंगे तो फिर तो क्रॉप में प्रॉब्लम हो जाएगा। दोनों को वाटर चाहिए तो ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी और दोनों ही ठीक से ग्रोन अप नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे के बीच में एक ऐसा फसल लगाना चाहिए कि एक को पानी ज़्यादा चाहिए, एक को कम चाहिए, एक को ज़्यादा चाहिए, एक को, तो इस तरह का फसल चुनकर किसान उसको लगाते हैं, ठीक है। तो एक हुआ तुम्हारा मेज़ अगर है तो उसके बगल में सोयाबीन लगा दिए। इसी तरह आपके बुक्स में बहुत सारे इस तरह के इंटरक्रॉपिंग में कौन कौन से फसल को लगाना है डिटेल्स दिया है। तो इस तरह करके एक इंटरक्रॉपिंग हो, तो एक साथ ही इसमें एक ही समय में 2 फसल का प्रोडक्शन हो गया। तो हमारे पास 2 फसल एक साथ एक ही समय में मिल गया, तो इससे फ़ायदा हुआ। तो इसके बाद इसमें मिक्स क्रॉपिंग में हो गया कि फसल में कोई ऐसा कॉलम या रो नहीं बनाएगा, ऐसा ही सीड्स को फेंक दिया गया, 2-4 तरह के सीड्स को वो ग्रोन अप हो गए। और इंटरक्रॉपिंग में एक सिस्टम से ग्रोन किए, एक तरफ एक रो में पानी ज़्यादा वाला, एक रो में कम वाला, तो इस तरह इंटरक्रॉपिंग हो गया। अब तीसरा मेथड था क्रॉप रोटेशन। तीसरा मेथड क्रॉप रोटेशंस का आया। उसमें क्या होता है, जैसे 2 तरह का क्रॉप लगता है, रबी फिर खरीफ फिर रबी। तो ये 2-3-4 महीने का होता है जिसमें समय लगता है, एक क्रॉप निकलता है एक ही तरह का, ठीक है। उसके बाद वो फील्ड खाली होता है, जब फिर अगले क्रॉप को लगाते हैं, जब जैसे कि इसका अक्टूबर टू मार्च हो गया। अब मार्च के बाद जून से सितंबर में फिर ये लगता है खरीफ क्रॉप्स। तो इस बीच में क्या होता है, ये 2 फल जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन हुआ उसके बीच में जो गैप जो थोड़ा है, उसके बीच में कुछ दलहन फसल लगा देते हैं, पल्सेस लगा देते हैं, ठीक है। तो इससे एक तीसरा प्रकार का फसल भी हमको मिल जाता है। 1 ईयर में हमको 3 तरह का फसल मिल जाता है। तो इससे भी फ़ायदा हुआ, इससे भी फ़ायदा हुआ, क्रॉप रोटेशन से भी। तो क्रॉप रोटेशन में एक और फ़ायदा होता है कि जैसे एक फसल खरीफ अगर लग गया, रबी का फसल कट गया, फिर खरीफ लगाने वाले हैं, उसके पहले हम अगर दलहन लगा देते हैं तो पल्सेस के जो भी रूट्स होते हैं, तो उसमें एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करता है, ठीक है। उसको सॉल्यूबल फॉर्म में एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देता है। तो ये बहुत
न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में फिक्स कर देता है। जो सॉइल का न्यूट्रिएंट्स निकल गया है इस क्रॉप्स में, इसको प्रोडक्शन करने के बाद इसका जो भी न्यूट्रिएंट्स उसमें निकल गया है, खर्च हो गया है, वो क्या होता है, रिप्लेनिश्ड हो जाता है फिर से सॉइल में। फिर से वो कुछ माइक्रोब्स वगैरह भी जब कट जाता है तो खेत में क्या होते हैं, कुछ माइक्रोब्स भी, बैक्टीरिया जो हेल्दी होते हैं, हेल्पफुल होते हैं हमारे प्लांट्स के लिए, वो सब ग्रो करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। कुछ सड़े हुए जैसे सूख गए प्लांट वो डिकम्पोज हो जाते हैं, तो मिट्टी का, सॉइल का जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है प्रोडक्शंस का। ठीक है, तो हम अगला प्लांट जो लगाते हैं तो नेचुरल ऑर्गेनिक रूप से वो न्यूट्रिएंट्स बना लेता है, फिर से वो सारा न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड हो जाता है। और दलहन फसल में जो बैक्टीरिया है वो उसका तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट हैं, फलीदार जड़ होता है, पौधे हैं, उन सब में ये बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है सॉइल में। तो हर तरह से उसका न्यूट्रिएंट्स बढ़ गया उसमें। तो इससे, इस पैटर्न से हमारे प्रोडक्शंस का दुगुना मिलता है फ़ायदा, बहुत अच्छे प्रोडक्शंस होते हैं इससे। ठीक है, तो ये पैटर्न अब धीरे धीरे जैसे जैसे जाने वैसे से हमारे यहाँ जो ये प्रोडक्शंस होता है क्रॉप का बढ़ने लगा, बहुत अच्छी तरह ग्रो होने लगा। तो अब इन सब को मैनेजमेंट करना आ गया, कैसे करना है ये हो गया, इस प्रकार से करें। लेकिन ठीक है, इसको करने के बाद भी उसका एक तरीका चाहिए जिससे ये हमेशा अच्छा बने। जैसे इतने बड़े पॉपुलेशन को इतना सारा क्रॉप्स चाहिए हमारे यहाँ, तो उसके लिए हमको कुछ प्रैक्टिस करनी होगी जिसकी वजह से हमारा ये क्रॉप खराब नहीं हो, बीमार नहीं हो और अच्छे से वो प्रोडक्शन मिल जाए और वो खराब ना हो और सबके पास उसका फ़ायदा चला जाए। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं उसमें कि हम क्या करें, कि क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारी फसल अच्छे से अच्छे जाए, बहुत ही अच्छे मात्रा में उसका प्रोडक्शन सो खराब ना हो। तो इस प्रोसेसिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, कीड़े लग जाते हैं, टेम्परेचर का असर होता है, कभी पानी कम हो जाता है। तो इन सब को बचाना, इन सब से बचाना है। और कुछ टूल्स हैं जिससे इनको हम सही करते हैं। तो इसके पहले एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ये जो है इसमें क्या क्या होते हैं, क्या क्या हमें करना है। ठीक है, तो पहला, अगर हम कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ काम करते हैं, कोई भी सीड्स लगाते हैं, अगर सॉइल में कोई भी प्रोडक्शंस करना है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। अगर मान लो कि ऐसे ही खेत में कहीं जा रहे हो, मिट्टी ऐसे ही पड़ा है, कड़ा हो गया है, उस पर बहुत सारे घास आ गए हैं, वीड्स वगैरह हैं, और उसी तरह आप जाके छींट दोगे सीड्स को, तो क्या वो ग्रोन अप होंगे? कभी नहीं होंगे, वैसे नहीं होते हैं। और कभी इक्का दुक्का कहीं हो गए, लेकिन इतनी मेहनत के बाद मिलेगा प्रोडक्शंस कुछ नहीं। तो इसके लिए हमको एक तरीके से, अच्छे तरीके से करना होगा। तो सबसे पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, मिट्टी को। अब जैसे हार्ड है, ऊपरी सरफेस उसका हार्ड है, तो उसको तोड़ेंगे, तो उसके लिए कुछ टूल्स चाहिए, कुछ ऐसा चीज़ चाहिए जैसे कुदाल लेते हैं, खुरपी लेते हैं, चाहे बड़े बड़े ट्रैक्टर से उसको जोतते हैं। देखते होगे किसान को कि खेत को जोतने का काम करते हैं। पहले जब भी कोई क्रॉप लगाते हैं तो उसके पहले हम जोतते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो अक्सर देखोगे बैलगाड़ी पर प्लग करते हैं, उसको एक बांधे रहते हैं, मशीन जैसा रहता है, उससे खींच के वो मिट्टी को तोड़ते हैं। देखते होगे प्लगिंग मशीन होता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जैसे हल कहते हैं, हल से हल चला के, देखते हो बैल या कोई जानवर को यहाँ पे कंधे पे रख के उससे खींचा जाता है। दूसरा क्या होता है, खुरपी, हींगा, उसको कहते हैं, जैसे हैरो कहते हैं, उसको खींचता है, उसको तोड़ता है खुरपी से। बहुत जगह देखोगे छोटे किसान उसको हाथ के द्वारा खुरपी से भी तोड़ते हैं। ठीक है, और एक होता है कुदाल, HOE करके है, जिसको कहते हैं कुदाल। कुदाल भी देखे होगे, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसको मार के मिट्टी में उसको कोड़ते हैं, तोड़ते हैं और उसको सॉफ्ट बना देते हैं, मिट्टी को
निकाल के खोद कर उसको ऊपर नीचे कर देते हैं मिट्टी को, ठीक है। उसको पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है, सॉफ्ट बना दिया जाता है। तो पहला काम क्या हो गया हमारा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को पहले एकदम सॉफ्ट बना देना, भुड़भुड़ा बना देना है, मिट्टी को हार्डनेस है उसको तोड़ देना है। तो कुछ टूल्स की मदद से, जो मैंने बताया आपके बुक्स में भी है, कौन कौन से टूल्स इसमें हैं वो डिटेल्स दिया है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में कौन कौन से की ज़रूरत पड़ती है। बहुत जगह ट्रैक्टर से भी उसको मिट्टी को खोद दिया जाता है, मशीन के द्वारा ट्रैक्टर पीछे लगा रहता है और उससे वो ले जाता है, पूरा मिट्टी तोड़ देता है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है खेत जोत देना। उसमें जितने भी प्लांट्स, वीड्स वगैरह जो निकले रहते हैं वो भी निकल जाते हैं, मिट्टी एकदम बढ़िया हो जाता है, जो अब हम सीड्स उसमें डाल सकें, ठीक है। तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब दूसरा है सोइंग ऑफ सीड्स। मिट्टी तो बन गया, अब सोइंग करना है, बीज को लगाना है, ठीक है। अब सीड्स को डालना है, तो सीड्स भी हम लोग का कैसे, जैसे वो सॉइल में डालना है तो एक ड्रिलिंग मशीन होता है, उसके लिए भी टूल्स आता है जो ड्रिल करता है मिट्टी में और उस जगह सीड्स को डालना होता है। तो या कुछ सीड्स को ऐसे बना के भी मिट्टी में डाल देते हैं, कुछ सीड्स वैसे ग्रोन अप होते हैं, कुछ को डालना पड़ता है जगह बनाकर, ठीक है। कुछ गैपिंग होता है, उसका भी एक रूल है कि कितने डिस्टेंस पर कितने सीड्स को डाला जाए, तो उसके रूल को फॉलो करते हुए उस सीड्स को डाला जाता है, ठीक है। तो एक गैप बनाकर या रो में डालना है, किस तरह का क्रॉपिंग पैटर्न डालना है, इंटर क्रॉपिंग है या मिक्स क्रॉपिंग है, जैसे भी डालना है उसका प्लानिंग किया जाता है कि यहाँ पर मिक्स करेंगे और इतने एरिया में इंटर क्रॉपिंग करेंगे और कौन सा क्रॉप डालेंगे। तो पहले उसको सेलेक्ट करना है, अब उसको सोइंग करना है। तो सबसे पहले सीड की क्वालिटी भी देखनी होगी, हम जो सीड्स लाते हैं मार्केट से, जो भी सीड्स है वो सही है कि नहीं। तो अगर भी सीड्स खराब होंगे तो वो ग्रो नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रात में उसको वाटर में डाल देते हैं। जो भी सीड लगाते हैं उसको अगर पानी में डालते हैं, थोड़ी देर बाद वो सीड्स जो अच्छा क्वालिटी का होगा वो डूब जाएगा, डीप हो जाएगा वाटर के अंदर, और जो खराब क्वालिटी के सीड है वो ऊपर ऊपर तैरने लगेंगे। तो उसको तो पहले हटा के फेंक देना है, जो गुड क्वालिटी के सीड्स हैं उसको हम लगाएंगे। तो उसके बाद उस तरह से हम सीड्स को उसमें डालेंगे। और कुछ सीड्स को कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे सीड्स तो अच्छे रहते हैं लेकिन पता नहीं चलता है कि वो इन्फेक्टेड है या उसमें पेस्ट लगा है, या बड़े होते हैं थोड़े दिन बाद पता चलता है कि वो उसमें कीड़े लग गए। तो इससे भी बचाने के लिए बहुत सारे पेस्टिसाइड्स को उस वाटर के घोल में कुछ ऐसे जर्म किलर टाइप का उसमें डाल दिया जाता है, जिससे वो पेस्टिसाइड्स हो जाते हैं सीड्स, तो उससे सही हो जाते हैं। तो उसमें अब कीड़े लगने की संभावना नहीं होती है। तो उस तरह एकदम बढ़िया सा हेल्दी सीड्स को हम लोग सॉइल में डाल देते हैं, ठीक है। उसके लिए भी जो बताया उसमें टूल्स दिया है, जो मिट्टी में डाला जाता है सीड्स को कैसे, वो आपके बुक्स में है, उसको आप नाम नोट कर लीजिएगा कि उसमें क्या क्या टूल्स आते हैं, ठीक है। तो सोइंग ऑफ सीड्स हो गया क्लियर। अब हो गया मैनरिंग, ठीक है। अब फर्टिलाइज़र या मैनरिंग हम करते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं, मिट्टी में सीड्स डाल दिया। अब थोड़े थोड़े वाटर भी उसमें हम लोग डालते हैं। जब भी हम सीड्स डालते हैं तो हल्का हल्का स्प्रिंकल करते हैं वाटर को, उस समय पूरा वाटर नहीं देते हैं, उस समय हल्का सा वाटर चाहिए उसको। उसके बाद वो मिट्टी के अंदर से है। अब हम क्या करेंगे, उसमें कुछ खाद पानी देंगे जिससे उसको न्यूट्रिएंट्स मिले, वो ग्रोन अप हो। तो मिट्टी में खाद पानी डालेंगे। तो खाद जो डालते हैं हम लोग कितनी तरह के, 2 तरह के होते हैं। एक तो हम लोग बनाते हैं, जिसको हम लोग जैसे इंडस्ट्री में बनता है तो उसको फर्टिलाइज़र कहते हैं। और एक मैन्योर होता है जो ऑर्गेनिक होता है, जो भी प्लांट्स एनिमल्स जो सड़ गल जाते हैं मिट्टी में मिल जाते हैं, उसके जितने न्यूट्रिएंट्स हैं सड़ गल के मिट्टी सॉइल को मिल जाता है, तो सॉइल इनरिच्ड हो जाता है। तो वो नेचुरल प्रोसेस है। बहुत जगह सुनेंगे मैन्योर में जैसे गोबर का खाद डाला जाता है, और बहुत जगह बैक्टीरिया से बनाया जाता है। बहुत सारे प्रोसेसिंग है जहाँ पर ये ग्रोन किया जाता है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक खाद और ऑर्गेनिक खाद, इसको 2 भाग में बांटा गया। अब इसमें फर्टिलाइज़र में क्या होता है, वो तो फैक्ट्री में होता है, और इसमें क्या होता है, ये ह्यूम्स नहीं प्रोवाइड करता है सॉइल में। एक चीज़ है इसमें, जैसे वो न्यूट्रिएंट्स तो दे देता है और
एक चीज़ और इसमें डिसएडवांटेज कहो कि वो लगातार यूज़ करने से मिट्टी का जो फर्टिलाइजेशन जो कैपेबिलिटी है वो डल हो जाता है, ठीक है। तो वो क्योंकि नेचुरल है नहीं और उसमें जो भी केमिकल्स गया है वो इनरिच होने लगता है, तो सॉइल की फर्टिलिटी कमज़ोर हो जाती है। और ये जो ऑर्गेनिक है, मैन्योर है, उससे क्या होता है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से होता है, जो भी लिविंग बॉडी है उसके सड़ने से बनता है, ये जो मैन्योर्स होता है वो हमेशा मिट्टी हमेशा बहुत ही अच्छी बनी रहती है, काफ़ी हेल्दी होती है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक जो भी होता है जैसे फर्टिलाइज़र, वो तो बहुत कम समय में बहुत अच्छा उत्पादन करता है, प्रोडक्शंस करता है, मगर मैन्योर जो है लेस करता है, लेकिन लंबे समय तक उसमें न्यूट्रिएंट्स बना रहता है। तो एक तरह से इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज या इसका जो डिफरेंसेस है वो तुमको लिखना होगा, याद कर लेना, तुम्हारे बुक्स में दिया है फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या डिफरेंसेस है या क्या एडवांटेज है, इसके डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब जैसे इसमें जनरली क्या होता है, फर्टिलाइज़र में तुमको मिनरल्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम रहते हैं, ठीक है। तो इसको जनरली NPK फर्टिलाइज़र में तुम नेचुरल देखोगे हमेशा NPK का नाम सुनते होगे, इसको डाला जाता है, जो बहुत लंबे चलने से उसका सॉइल का फर्टिलिटी कमज़ोर हो जाता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैन्योर का उपयोग करें, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे वर्मी कंपोस्ट ये सब सुने होंगे, जो प्रिपेयर करते हैं मैन्योर खाद को, जो मिट्टी को इनरिच करते हैं, तो उसका प्रयोग हम लोग अगर करें तो ज़्यादा बेटर होगा। बहुत सारी जगह इसका प्लांट लगाया गया है मैन्योर के लिए, ये तो इसको हम लोग मिट्टी में यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है, मिट्टी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये तो हो गया तुम्हारा फर्टिलाइज़र और मैन्योरिंग, कैसे क्या क्या डाले जाते हैं, ठीक है। अब तो ये हो गया मैन्योरिंग, क्लियर हो गया। अब अगला स्टेप है इरिगेशन। अब तो खाद हम लोग सॉइल में डाल दिए, क्रॉप को मिल गया, अब न्यूट्रिएंट्स उसको मिल गया, सारा मैन्योरिंग हो गया, खाद डाल दिए। अब इसके बाद वाटर, इरिगेशन। अब समय समय पर इनको वाटर चाहिए, जैसे प्लांट ग्रो होता है तो इसको समय समय पर, तो इसको हम लोग वाटर को समय समय पर देने की प्रक्रिया इरिगेशन कहलाती है, ठीक है। तो इरिगेशन का स्रोत क्या हो सकता है, हमारे यहाँ क्या है, जनरली रिवर हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक हैं, डैम हैं, ये सब होते हैं जो सोर्सेस हैं इरिगेशन के। जनरल सोर्सेस हैं, कुआं हुआ, वेल हुआ, हैंड पंप हुआ, ये सब जहाँ से हम यूज़ करते हैं। और एक होता है जैसे ट्रेडिशनल जो होते हैं, जैसे कुआं में एक लगा रहता है खींचने वाला, उससे निकाल कर हम लोग मोट उसको कहते हैं, उससे निकाल कर हम सब जगह वाटर को प्लांट को देते हैं, ठीक है। तो कुछ है सोर्सेस हैं, कुछ ट्रेडिशनल सोर्सेस हैं जिसमें वो लगा रहता है कुआं के ऊपर, जिसमें चेन में एक पंप जैसा होता है, उसको ढेकली भी कहा जाता है, जिससे उसको खींचता है तो ऊपर आता है, और उससे रेहट भी कहा जाता है, जिससे पानी को, वाटर को प्लांट में डाला जाता है, ठीक है। तो वो सब कुछ ट्रेडिशनल, कुछ पुराने, कुछ हैं। अब मॉडर्न में क्या है, मॉडर्न इरिगेशन के लिए क्या आता है, तो मॉडर्न इरिगेशन में हो गया कि अब किसको कितना प्लांट को पानी चाहिए। अब बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पानी नहीं है, ड्राई एरिया है जहाँ पानी की कमी है, तो वैसे जहाँ सैंडी सॉइल है, तो उस तरह के जगह पर हमको वाटर कैसे हम करेंगे। तो उस सब जगह जो मॉडर्न जो मेथड हुआ उसको हम लोग डालें, जैसे स्प्रिंकल मेथड पहला मेथड में आता है मॉडर्न में, स्प्रिंकल मेथड। दूसरा होगा ड्रिप इरिगेशन उसको कहा जाता है। तीसरा जो पुअर होता है, पुअर वाटर जहाँ होता है उस जगह पर ये सब मेथड, दोनों मेथड को काम किया जाता है। तो इसमें स्प्रिंकल में क्या हो गया, जैसे छिड़काव, ऐसे जगह जहाँ प्लांट में पानी सफिशिएंट नहीं आता है तो ये थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि इसमें मोटर लगा रहता है, वाटर को खींचता है, उसमें कुछ पाइप होते हैं, नोज़ल होते हैं, रोटेटिव नोज़ल होते हैं, जिससे वाटर को खींचता है और उसको स्प्रिंकल करता है। जैसे उस जगह पर उतना पानी, जैसे बारिश होती है तो रेन का फॉल जैसे होता है पानी का, उस तरह का छिड़काव उस सॉइल में किया जाता है।
तो उस प्लांट को उतना मिलता है, फिर बंद करके जितनी ज़रूरत है उसको डाला जाता है, तो इसको स्प्रिंकल मेथड कहा गया है। अब जैसे दूसरा हुआ ड्रिप मेथड में क्या होता है, ऐसे जगह जहाँ फिर वाटर पुअर है नहीं है वहाँ पर, तो इसमें ऊपर से छिड़काव नहीं होता है। इस मेथड में क्या होता है, जो प्लांट का रूट है वहाँ पर डीप करके जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप वहाँ पर गिराया जाता है वाटर को उसके रूट में, उस प्लांट के ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो उसमें वेस्ट नहीं होता है वाटर का पूरा मैनेजमेंट होता है उसमें, तो उस प्लांट को भी सफिशिएंट वाटर मिल जाता है। और इस तरह से जो जहाँ भी वाटर पुअर है वहाँ पर हम लोग दो तरह से इरिगेशन करते हैं, जैसे एक हो गया स्प्रिंकल मेथड, दूसरा ड्रिप मेथड, जैसे ड्रॉप करके उसके रूट में पानी डालना। तो इस तरह करके हम लोग मैनेजमेंट करके ऐसे जगह कल्टीवेशन हुआ जहाँ पानी की कमी से नहीं हो पाता था, तो वहाँ भी प्रोडक्शन क्रॉप का होने लगा। तो ये सब मेथड से हमारे क्रॉप प्रोडक्शंस का काफ़ी मतलब अच्छा हुआ, उसमें काफ़ी मात्रा में प्रोडक्शंस हुआ, लोग को सफिशिएंट प्राप्त होने लगा, ठीक है। तो ये हो गया इरिगेशन। अब नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब ये तो हो गया, इतना इरिगेशन डाल दिया, अब तो प्लांट ग्रो कर रहा है। अब जब बड़ा हो रहा है तो उसमें वीड्स की बहुत समस्या होती है। जैसे प्लांट्स ग्रो करता है उसके साथ ही अनवांटेड प्लांट कहो जो उसके साथ साथ ग्रो होते हैं, तो उसके ग्रो होने के साथ उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो खींचने लगते हैं, तो उनका ग्रोथ ज़्यादा होता है और प्लांट का जो हमारे लिए यूज़फुल है उनका ग्रोथ रुक जाता है उस वीड्स की वजह से। इसलिए उनका हटा देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसको समय समय पर वीड्स को निकाल देना होता है। उसके लिए भी कुछ टूल्स हैं जो वीड्स को निकालते हैं। तो वीड्स को निकालने के लिए वीडिसाइड्स भी, कुछ केमिकल्स भी डाला जाता है। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसके अगेंस्ट अगर हम लगा देते हैं तो ऑटोमेटिकली वीडिसाइड्स हो जाता है, वो वीड्स निकल जाता है। कुछ प्लांट्स जो हैं जिनको लगा देने से उस प्लांट्स के अगेंस्ट वीड्स ख़त्म होने लगते हैं। तो इस तरह इंसेक्टिसाइड्स भी होता है, कुछ इंसेक्ट को ख़त्म करने के लिए कुछ केमिकल्स डालते हैं, या कुछ ऐसे प्लांट है जो उसके अगेंस्ट लगाते हैं तो वो इंसेक्ट को, उसकी वजह से इंसेक्ट भाग जाते हैं। तो इसी तरह वीडीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड होता है, फिर फंगीसाइड, जैसे फंगस लग जाते हैं तो फंगीसाइड। इस तरह से बहुत सारे होते हैं जो प्रॉब्लम करते हैं, लाते हैं प्लांट्स में। तो इसमें प्रोटेक्शंस करना ज़रूरी है वीड्स से। वीड्स तो सबसे ज़्यादा है जो बिना चाहे वो निकलने लगते हैं, तो प्लांट को सेव करने के लिए वीड्स का हटना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए भी बहुत सारे टूल्स हैं जो वीड्स को हटाते हैं। जैसे सिंपली खुरपी से भी बहुत लोग हटा देते हैं, हाथ से मैनुअली हटाते हैं। कुछ जैसे उसमें इंटरक्रॉपिंग होता है तो उसमें ऑटोमेटिकली बीच में जो जमता है तो आराम से हम निकाल सकते हैं। तो कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हो जाती हैं जिससे हम उसको निकाल सकते हैं। तो उसका निकालना बहुत ज़रूरी है प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो इसका वीड्स का प्रोटेक्शंस करना वीड्स से ज़रूरी है। ये हो गया। अब क्या हो गया, नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग, अब वीड से प्रोटेक्शन हो गया, वीड्स ख़त्म हो गया, हमारा प्लांट सही हो गया। अब क्या हो गया, अब फसल तैयार है, पूरा क्रॉप ग्रोन हो गया है, सारा पूरी तरह से पक गया है। तो अब उसकी कटाई यानी हार्वेस्टिंग होनी ज़रूरी है। तो जैसे रूट से, जैसे मान लो सपोज करो ये रूट है, यहाँ से प्लांट ऊपर गया, अब जैसे उसमें फसल आ गए क्रॉप्स में बहुत सारे, जैसे मान लो मेज है, राइस है, तो उसका यहाँ पर बाल जैसा आता है, ठीक है, क्रॉप्स में, तो वो हो गया। अब उसकी जड़ से यहाँ से कटाई करनी होती है। इसको हम, इसमें भी जो 2-3 टूल्स हैं, जैसे हंसिया होता है, कुछ लोग हाथ से काट लेते हैं मैनुअली, कुछ लोग मशीन से कटाई करते हैं। तो अब इसकी काटने की ज़रूरत है। वो पक गया फसल तो हार्वेस्टिंग यानी काट देना, उसको काट के हटाना, तो हार्वेस्टिंग कहलाता है ये। यानी कि द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अब इसको जो भी मशीन के द्वारा और हाथ के द्वारा कटिंग कर लिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, थ्रेशिंग किया जाता है, विनोइंग किया जाता है। ये 2 वर्ड भी आता है। हार्वेस्टिंग कट गया, अब ये जो फल आया, फल इसको निकालना होता है। अब इसमें से जो ग्रेन्स तैयार है,
सेपरेट किया जाता है उस फल में। इस जो ग्रेन, जो प्लांट ग्रो हो गया, अब उसमें जो भी ग्रेन्स निकला है उसको निकालना है, उसको सेपरेट करना है, तो इसके लिए थ्रेशिंग किया जाता है। ये भी मशीन से किया जाता है, ठीक है। तो इसका भी जो टूल्स है उसमें जो नाम दिया उसको नोट कर लेना, ठीक है। तो उसमें भूसा, चाफ, भूसा जो चाफ होता है वो अलग हो जाता है और ग्रेन्स अलग हो जाता है। थ्रेशिंग कहते हैं। कुछ मशीन्स के द्वारा उसको देखोगे, मशीन में अनाज को डाल जाता है तो भूसा अलग हो गया और ग्रेन्स, अनाज अलग निकल जाता है, तो दोनों अलग। और दूसरा एक तरीका है विनोइंग। बहुत जगह देखोगे ना, ऊपर से एक बड़े से डगरा में या सूपा में डाल के अनाज को ऐसे ऐसे हिलाया जाता है, हवा में उड़ता है, उसका भूसा उड़ जाता है और अनाज नीचे गिर जाता है। इसको कहते हैं विनोइंग, ठीक है, ऊपर से गिराना। और वो अलग, दोनों ग्रेन्स अलग हो जाता है और उसका चाफ अलग हो जाता है, तो दोनों सेपरेट हो गया। तो वो ग्रेन्स हो गया, हमको मिल गया तैयार होके। अब ये जो प्रोसेसिंग है, हार्वेस्टिंग क्लियर हो गया। हार्वेस्टिंग में इस तरह करके हम अनाज को, प्लांट में से ग्रेन्स को निकाल लिए। अब निकल गया, अब लास्ट स्टेप क्या होता है? स्टोरेज। तुम्हारे पास अनाज आ गया, क्रॉप प्रोडक्शंस पूरा हुआ, कट गया, कट के वो थ्रेसिंग हो गया, विनोइंग हो गया और ग्रेन्स हमारे पास आ गया। अब इस ग्रेन का स्टोरेज, इतनी मेहनत जो है करके अगर हम क्रॉप्स को, अगला ये फाइनली जो स्टोरेज का काम अगर सही से नहीं करते हैं तो सारे मेहनत बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है, क्रॉप्स खराब हो जाता है। सबसे पहले क्रॉप्स के लिए, जैसे वो कट के आता है, जब वो सेपरेट हो जाता है ग्रेन्स, तो पहला काम होता है उसको ड्राई अप करना, ठीक है। उसको मैक्सिमम ड्राई अप करना होता है, यानी कि उसमें मैक्सिमम 40% के करीब ही मॉइस्ट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो उसका ड्राई अप होना, उसको पहले सनलाइट में फिर शेड में, दो तरह से उसको ड्राई अप किया जाता है। जब एकदम अगर ड्राई अप नहीं किया गया तो उसमें फंगस लग जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे, वो खराब हो जाएगा, जाला लग जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला स्टेप है, उसको पहले आए और उसको ड्राई कर दीजिए पूरी तरह, अच्छी तरह ड्राई करने के बाद उसको किसी भी बर्तन में, जैसे हमारे यहाँ किसान कैसे करते हैं, जूट के बैग में उसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है, स्टोरेज करते हैं। और कोई जैसे मेटालिक बीन्स होता है, उसमें बर्तन में उसको स्टोरेज करके रख सकते हैं। बहुत जगह स्टोरेज मिट्टी का जैसा एक बना रहता है, उसमें भी स्टोरेज करते हैं। तो सब अपने अपने तरीके से उसमें स्टोर करते हैं। और उसके साथ साथ बहुत जगह देखोगे उसमें कीड़ा ना लगे, तो इसके लिए उसमें कुछ ड्राइड नीम लीव्स डाल देते हैं कि उससे कीड़ा, उस जो बैक्टीरियाज वगैरह है वो मर जाते हैं, उससे बहुत सारे छोटे छोटे कीड़ा जो होते हैं वो मर जाते हैं। तो ड्राइड नीम लीव्स उसमें डाल देते हैं, नीम के पत्ते। अब बहुत बड़े स्केल में, जैसे सिंपली घर में इस तरह से स्टोरेज होता है, अब जब बहुत बड़े पैमाने पर पूरे कंट्री के लिए या एक एरिया के लिए जब पूरी तरह बहुत सारे स्टोरेज किए जाते हैं, तो उन सब के लिए गोडाउन होता है, जहाँ गोदाम टाइप का होता है, वहाँ स्टोरेज होते हैं। ग्रेन्स को जहाँ जमा किया जाता है तो उसको कहा जाता है साइलोस और ग्रैनरीज, जहाँ पर वो स्टोरेज होता है। ग्रैनरीज होता है जिसमें बड़े बड़े गोदाम में उसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए जैसे बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर अगर हम इसको स्टोर करते हैं तो कुछ उसमें केमिकली ट्रीटमेंट करना होता है, जिससे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ख़राब करते हैं स्टोरिंग में। स्टोरेज में अगर कोई लीकेज है तो उसमें कुछ कीड़े मकोड़े जैसे घून वगैरह लगना, चूहे भी बहुत सारे ख़राब करते हैं, चूहे चले जाते हैं, बहुत इंसेक्ट ऐसे होते हैं वो ख़राब, तो इन सब से बचाव करना होता है। तो कुछ केमिकल ट्रीटमेंट भी देना होता है जिससे लंबे समय तक स्टोरेज रहे और काम में आए। तो ये हमारा हो गया पूरी तरह इसका सारा जो प्रैक्टिस एग्रीकल्चर के लिए चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे हो गया, शोइंग ऑफ सीड्स कैसे किए, मैनरिंग हम कैसे किए, उसके बाद इरिगेशन का आया, इरिगेशन किया गया, उसके बाद प्रोटेक्शंस फ्रॉम वीड से और इंसेक्ट से, फंगस से, सब से प्रोटेक्ट किया गया, सबका इंसेक्टिसाइड, विडीसाइड, फंगीसाइड, ये सब
नेम जो है इसके अगेंस्ट जो काम करते हैं इसमें यूज़ किया जाता है। तो हार्वेस्टिंग हो गया, कटाई हो गया, फसल जब हो गया, उसके बाद स्टोरेज। तो स्टोरेज में क्या क्या करना है और किस तरह हम इसको स्टोरेज करके लंबे समय तक इसको हम यूटिलाइज करें, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेसिंग होता है जिससे हम मैनेजमेंट कहते हैं कि क्रॉप का मैनेजमेंट हुआ। तो आज हमारा क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट सब क्लियर हो गया कैसे। और इसको आप लोग अपने बुक्स में थोड़ा और ब्रीफ है उसको पढ़ लेना, क्योंकि इतना बताने के बाद तो बुक्स तुम्हारे सामने है, समझ में आने लगेगा, ठीक है, कि क्या है कैसे होता है। तो उसको जो भी उसमें पैटर्न सब जो ये 2 तरह का मैन्योर में फर्टिलाइज़र में डिफरेंसेस सब प्रिपेयर करना, सबका एक फेयर कॉपी तैयार कर लेना। सब फेयर कॉपी जब भी स्कूल होगा तो उस फेयर कॉपी को हम लोग चेक करेंगे, उसके बेसिस पर ही तुम्हारा जो फाइनल एग्ज़ाम में नंबर है वो जुड़ेगा, ठीक है। उसका 20 मार्क्स तुम्हारे इसी पर जुड़ेंगे। तो फेयर कॉपी हमको चाहिए। इसका सारा जो भी मैं पढ़ा रही हूँ या अदर और भी टीचर्स जो तुम्हारे पढ़ा रहे हैं सबका फेयर कॉपी चाहिए। हर कोई बच्चा अपना एक फेयर कॉपी तैयार रखेगा। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो आप व्हाट्सएप नंबर इस पर डाला हुआ है, आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम होता है कोई टॉपिक पे तो आप हमको दे सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।